बहुत सारे ऐसे क्राइम हैं इस दुनिया में, जब वह घटित होते हैं तो इंसान को झकझोर कर रख देते हैं। इंसान जो है सोचने को मजबूर हो जाता है कि आखिर क्यों नहीं उस घटना को रोका गया। शायद अगर ऐसा होता या वैसा होता तो वह घटना रुक सकती थी। और उसके बाद फिर जो है लोगों को जैसे उस घटना, उस वारदात के बारे में पता चलती है तो लोग सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि इस दुनिया में इतने रिश्ते नाते और प्यार मोहब्बत की जो बातें हम करते हैं उसका हकीकत क्या है, वह इंसान के सामने एक कुछ इंसान दे जाते हैं। नमस्कार, मैं हरेंद्र और आज आप इस क्राइम स्टोरीज में ऐसे ही एक कहानी सुन रहे हैं। दरअसल आज की जो कहानी है यह गुजरात का अहमदाबाद की रहने वाली आयशा की है। आयशा अहमदाबाद के अलमीना पार्क में रहती थी। पिता जो है टेलर मास्टर थे, दर्जी का काम करते थे। कोई ज़्यादा इनकम था नहीं, किसी तरह से परिवार चलता था। लेकिन पिता ने जो है आयशा को पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि वह जो है कहीं जॉब कर सके। सब चीज़ ठीक चलता रहा। आयशा का जो नानी घर है वह राजस्थान में था। आयशा अक्सर वहाँ अपने नानी घर जाया करती थी और वहीं जाने के दौरान वहाँ पर उसको आरिफ से मुलाकात होती है। आरिफ नाम का एक लड़का था, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहा करता था, शॉर्ट्स वगैरह डाला करता था और वहाँ पर आयशा का मुलाकात आरिफ से होती है। धीरे धीरे यह दोस्ती जो है प्यार में बदल जाता है। फिर जो है घर वालों की मर्जी से और इन दोनों के मर्जी से इन लोगों का शादी 2018 में कर दिया जाता है। शादी होने के बाद जो है आयशा आरिफ के घर आ जाती है और आरिफ के साथ रहने लगती है। शुरू में तो सब चीज़ ठीक ठाक चलता रहा और लेकिन 6 महीना 8 महीना बीतने के बाद जो है आरिफ के घर वाले और खुद आरिफ जो है आयशा को दहेज के लिए तंग करने लगता है। वह अपने घर से पैसे लाने के लिए कहता है और आरिफ के घर वाले, आरिफ के माता पिता भी जो है पैसा लाने के लिए जब आयशा को बोलते हैं तो आयशा को जो है अहमदाबाद भेज देते हैं उसके अपने मायके। आयशा यहाँ आती है और फिर जो है पैसा अरेंज करके उसके जो पिता रहते हैं जो कि खुद दर्जी का काम करते हैं, उनका उतना इनकम नहीं रहता है, लेकिन किसी तरह बेटी का खुशी के लिए वह पैसे अरेंज करते हैं और फिर पैसे दे करके विदा करते हैं ससुराल के लिए। लेकिन यह सिलसिला जो है शादी के कुछ महीने के बाद जब शुरू हुआ तो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। हर 4 महीना 6 महीना के बाद जो है आरिफ के घर वाले पैसे को लेकर के, दहेज को लेकर के आयशा को तंग करते थे और अपने मायके से, अपने पिता से पैसा लाने के लिए कहते थे। और यह सब होते होते 2018 में जुलाई में शादी हुआ था। 2020 पहुंच जाता है और 2020 में भी ये लोग 1.5 लाख रुपए का डिमांड कर देते हैं और जो है आयशा सोच में पड़ जाती है कि उसके पिता एक तो दर्जी का काम करते, उतना इनकम है नहीं, किसी तरह से हम लोगों को पढ़ाए लिखाएं और हम लोगों को शादी किए और दोनों घर की रजामंदी से शादी हुई। शुरू में इन लोगों ने इस तरह का कोई बात नहीं बोला दहेज का और पैसे को लेकर के, और शादी के बाद से ही 4-6 महीना के बाद ये लोग अक्सर पैसे का डिमांड कर रहे हैं। इतना पैसा जो 1.5 लाख रुपए का ये लोग फिर से डिमांड कर रहे हैं, मेरे अब्बू कैसे अरेंज करेंगे, यह सब वह सोचते रही। और फिर पैसे का डिमांड करने के बाद जो है आरिफ के घर वाले आयशा को ससुराल मतलब अपने मायके भेज देते हैं और फिर वहाँ पर किसी तरह से जो है उसके अब्बू पैसा अरेंज करते हैं, क्योंकि वे जानते थे कि बेटी की खुशी, अगर वे पैसे नहीं अरेंज करेंगे तो बेटी का जो है खुशी है उसमें कमी आएगी, कहीं ना कहीं बेटी को ही भुगतना पड़ेगा। और क्योंकि हो सकता है शायद जो है आरिफ के घर वाले इसको और भी तंग करे ससुराल में, इसी के कारण उसके अब्बू फिर से किसी तरह से अरेंज करते हैं पैसा, और पैसा अरेंज करने के बाद फिर आयशा फिर से अपने ससुराल आ जाती है। और लगभग 2 साल में 4-5 दफ़ा इस तरह का जो है उसके साथ घटना होता है। आरिफ के घर वाले 4-5 दफ़ा जो है पैसे का डिमांड कर देते हैं और ऐसा यह इन सारी बातों को लेकर के उसके दिल में चोट लग जाता है, क्योंकि वो एक तरफ वह सोचती है कि दोनों परिवारों की रजामंदी से, हम लोगों की रजामंदी से, भले ही हम लोग प्यार करते थे लेकिन परिवार के रजामंदी के बाद ही हम लोगों ने शादी किए।
सभी लोगों की खुशी से हम लोग का शादी हुआ। और शुरू में इस तरह के का कोई डिमांड ना ही आरिफ और ना ही आरिफ के घर वालों ने रखा। और उस शादी के कुछ महीनों के बाद अक्सर ये लोग जो है पैसे का डिमांड कर रहे हैं। और अब्बू का जो है उतना इनकम है नहीं, किसी तरह से हम लोग को पढ़ा लिखा के बड़ा किए, और लेकिन वे मेरे खुशी के लिए पैसे कर्ज ले करके वह आरिफ के घर वालों को देते रहे। और जो है ये चीज़ का जो है आयशा को दुख होता था, उसके दिल में चोट लगा कि उसके खुद के चलते उसके घर वालों को दिक्कत हो रहा है, जो कि शादी हो जाने के बाद उसका जो अब्बू का जिम्मेदारी ख़त्म हो जाना चाहिए था। जब आयशा का शादी हुआ था तो वह 20 साल की थी, और 2018 में शादी हुआ था। आयशा जो है अब 23 साल की हो चुकी थी। 2021 का समय आ जाता है। आयशा को अक्सर आरिफ जो है पैसे और चीज़ों के लिए उससे लड़ाई झगड़ा मारपीट भी करता था। और इसी के कारण जब आयशा एक बार प्रेग्नेंट थी तो उसी लड़ाई झगड़ा मारपीट के कारण जो है उसका एक बच्चा मिसकैरेज हो गया था। उसका जो है बच्चा का पेट में ही मौत हो गया था, उसका भी सदमा जो आयशा को लगा था। और वह अक्सर अब सोच में डूब गई थी। एक टेंशन उसके दिमाग में घूमते रहा कि उसके जीवन में दोस्त अच्छे मिले, माता पिता अच्छे मिले, भले वे लोग गरीब थे, लेकिन उन आयशा को पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि वह कहीं जॉब कर सके और मनपसंद लड़के से शादी करने में भी मदद किए। लेकिन जो है शायद उसका ही किस्मत खराब है जो उसको इस तरह के जंजाल, इस तरह के प्रॉब्लम में ढकेल दी है। आरिफ का जब आयशा के ऊपर लड़ाई झगड़ा मारपीट करने लगा, उसके कारण उसका जो बच्चा भी मिसकैरेज हो गया था, और दहेज पैसे के लिए बार बार जो है उसको तंग करता था। तब जा कर के थक हार करके जो आयशा के घर वाले हैं वे लोग जो है अहमदाबाद के ही एक पुलिस स्टेशन में इसके अगेंस्ट में कंप्लेन करते हैं आरिफ को लेकर के। और जब केस करते हैं, जब कंप्लेन करते हैं, उसके बाद से रिलेशन और भी ख़राब हो जाता है। आरिफ के घर वाले पहले पैसे की लालच में आयशा को अपने घर में रख रहे थे। हर 4-5 महीने के बाद पैसे का डिमांड रख करके उसको अपने मायके भेज देते थे। डिमांड पूरी होने के बाद फिर उसको लेकर के आते थे, फिर 4-5 महीना रखते थे, फिर उसको मायके भेज देते थे। इस तरह से उन लोगों का शादी के बाद से सिलसिला कंटिन्यू चल रहा था। लेकिन मारपीट के कारण जब आयशा का बच्चा मिसकैरेज हो गया और लगातार उन लोगों का डिमांड भी बढ़ते जा रहा था, तो आयशा के घर वालों ने और आयशा ने मिल करके अहमदाबाद के ही एक पुलिस स्टेशन में आरिफ के अगेंस्ट में कंप्लेन किया। केस होने के बाद रिलेशन और भी खराब हो जाता है। अब आरिफ के घर वाले बिल्कुल ही आयशा को देखना नहीं चाहते हैं, ना ही आरिफ आयशा को रखने के लिए राजी होता है। समय बीतता जा रहा था। आयशा जो है अपने मायके में थी और वह परिवार पर, अपने अब्बू पर बोझ ना बने, इसलिए वह एक बैंक में, प्राइवेट बैंक में छोटा मोटा काम पकड़ लेती है, क्योंकि वह पढ़ी लिखी थी। और काम पकड़ने के बाद जो है वह काम वहीं पर करती है और अपने मायके ही रहती है। इस बीच उसने काफ़ी दफ़ा आरिफ से मुलाकात की, अपने ससुराल गई, उन लोगों को मनाने का कोशिश किया, आरिफ को फ़ोन पर रिक्वेस्ट की कि तुम जैसे कहोगे वैसे रहूँगी, जो हुआ सो हुआ। लेकिन आरिफ के घर वाले और ना ही आरिफ मानने के लिए तैयार था, उसको रखने के लिए राजी था। समय बीतता गया। आयशा को इस सारी बातें उसके दिलो दिमाग में जहन कर गई थी, उसको चोट कर गई थी। एक दिन आयशा ने आरिफ को फ़ोन किया और उसने कहा कि अगर तुम मुझे नहीं रखोगे तो मैं जान दे दूंगी और मर जाऊंगी। आरिफ जब यह बात सुना तो उसने यह बोला कि ठीक है, तुम अगर मरना चाहती है तो मर जाओ, सिर्फ मरने का जो वीडियो है वह मुझे भेज देना। फिर उसके बाद यह सारी बातें, आरिफ का जो यह शब्द कि जब आयशा ने उसको अपना मरने का बात कहा, फिर तभी आरिफ का दिल नहीं पसीजा और बल्कि यह कहा कि तुम जब मरोगी तो उसका एक वीडियो बनाकर मेरे मोबाइल पर भेज देना। आयशा को यह सारी चीज़ें काफ़ी अंदर तक कचोट करके रख दी थी। एक दिन आयशा जो है ऑफिस का काम ख़त्म करने के बाद शाम को निकलती है और वहाँ पर एक साबरमती रिवर फ्रंट नदी है, वहाँ पर जाती है और वीडियो शूट करती है। अपने जीवन के किस्सों को लेकर के एक क्लिप बनाती है, एक वीडियो बनाती है। और उसमें उस वीडियो में उस समय वह काफ़ी वीडियो वायरल भी हुआ था। बनाने के बाद उसने खुद सोशल मीडिया पर डाल दिया था और उस वीडियो में यह बताती है कि मेरे जीवन में दोस्त अच्छे मिले, माता पिता अच्छे मिले, हर कोई अच्छा मिला, लेकिन
शायद मेरा ही किस्मत खराब था जिसके कारण मुझे इतना प्रॉब्लम, इतना दुख झेलना पड़ा। हे अल्लाह, मुझे कभी भी इस दुनिया में इस इंसानों के बीच मत भेजना, इन इंसानों का चेहरा मुझे मत दिखाना। वह यह वीडियो में बोलते हुए वीडियो बना रही थी और अपने जीवन के दुख तकलीफ सब बयां कर रही थी। हालांकि उस वीडियो में उसका वह हंसते हुए वीडियो बना रही थी, लेकिन उस हंसी के पीछे कितना दर्द था उस वीडियो में समझा जा सकता था। और जो नदी थी, साबरमती जो नदी थी, जिसके पास उसके ब्रिज पर जो वह वीडियो बना रही थी, और नदी को कहती है कि हे नदी, तुम मुझे अपने में समा लो। यह वीडियो सारा बनाने के बाद वो आरिफ को फ़ोन करती है और वह बताती है कि मैं मरने जा रही हूँ, और आरिफ को फिर भी कोई असर नहीं पड़ता है। उस समय आरिफ जो है अपने किसी रिलेशन के, अपने किसी दोस्त के शादी में गया हुआ था। वह बात सुनने के बाद जब आयशा सीरियस होकर के बोलती है कि मैं मरने आई हूँ और आज मैं दुनिया से जा रही हूँ, तब भी आरिफ पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। वह बात सुन करके जिस शादी को अटेंड करने गया था वहाँ पर वो अपनी मस्ती, अपने धुन में शादी में रहता है। सारा वीडियो बनाने के बाद आयशा सबसे पहले आरिफ के मोबाइल पर यह वीडियो भेजती है और साथ ही सोशल मीडिया पर भी इसको डाल देती है, और फिर उसके बाद घर पर फ़ोन करती है, अपने अब्बू अपने अम्मी से बात करती है। अब्बू अम्मी उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ हो। यही बोलती है कि मैं मरने जा रही हूँ, अपने जीवन से बहुत थक गई हूँ। और लेकिन अब्बू अम्मी उसको कुरान का दुहाई देते हैं, अपना दुहाई देते हैं, लेकिन ऐसा जो है मानने के लिए रेडी नहीं होती है। लेकिन जब उसके अब्बू यह बोलते कि तुम अगर मर गई तो मैं खुद ही खुदकुशी कर लूँगा और सारे परिवार के लोगों को मार दूंगा, तब ऐसा चुप हो जाती है। वो बोलती है कि मैं आ रही हूँ, ठीक है, और फ़ोन रख देती है। लेकिन वह घर जाती नहीं है। उसके बाद भी जो साबरमती रिवर फ्रंट जो ब्रिज रहता है उसका ऊपर से वह कूद करके जान दे देती है, और यह वीडियो मरने के पहले सोशल मीडिया पर डाल देती है। और सबसे पहले वो आरिफ को यह वीडियो भेजती है। सोशल मीडिया पर जब यह वीडियो वायरल होता है, जो अहमदाबाद के लोग इसको जब देखते हैं और पुलिस के संज्ञान में जब यह वीडियो आता है, उसके बाद पुलिस जो है इस केस का इन्वेस्टिगेशन करती है, इस केस को सीरियस लेती है। उसके बाद फिर आयशा के घर पुलिस पहुंचती है, और जब वह नदी में कूदी थी, आसपास के जो गोताखोर लोग थे वे लोग काफ़ी कोशिश किए उसको बचाने का, लेकिन बचा नहीं सके। अंत में जो है पुलिस की मदद से और स्थानीय गोताखोरों की मदद से उसका लाश को बाहर निकाला गया। वह मर चुकी थी। उसके बाद जो है डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और घर के जो अब्बू अम्मी उसके थे उसको दे दिया गया। उसके बाद पुलिस जो है घर वालों से सारा बयान लेती है, और जो वह वीडियो क्लिप पहले से ही वायरल हो चुका था, पुलिस के नज़र में आ चुका था, उसको देखने के बाद पुलिस जो है आरिफ को पकड़ने के लिए निकलती है। उसके जब घर जाती थी वह घर पर नहीं मिलता है, जो कि उसका राजस्थान के जालोर में घर रहता है, वहाँ पर आरिफ नहीं मिलता है। लेकिन गुप्त सूचना पर गुजरात पुलिस जो है आरिफ के मोबाइल लोकेशन को ट्रैक करती है और फिर दूसरी जगह से उसको गिरफ्तार करती है। 2021 में आरिफ को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, और फिर उसके बाद उसको गिरफ्तार करके सारा बयान, सारा वह वीडियो क्लिप और सारा चीज़ जब्त करने के बाद जो है पुलिस कोर्ट में इसको पेश करती है, और पेश करने के बाद जो है किसी को, पत्नी को जो है सुसाइड करने के लिए उस्काने का जो है केस दर्ज करती है, और भी बहुत सारी धाराएं लगाती है। और 2022 में ही जो गुजरात की निचली अदालत रहती है अहमदाबाद की, जो है आरिफ को 10 साल का सज़ा सुनाती है। उसके बाद फिर जो आरिफ हाई कोर्ट में अपील करता है, और हाई कोर्ट में अभी यह केस चल रहा है, फाइनल डिसीजन आया नहीं है। देखते हैं इसका फाइनल डिसीजन क्या आता है। लेकिन आयशा का यह केस जो है समाज के उस जो दहेज प्रथा है उसका सच्चाई खोलता है, कि कैसे दहेज प्रथा के कारण ना जाने कितनी ही लड़कियां, कितनी ही जो है बहुएं को अपना जीवन खोना पड़ा। और उसी में से एक आयशा जो है बानो का केस, जो उस समय गुजरात के अहमदाबाद का बहुत ही हाईलाइटेड हुआ था 2022 में, 2021 में। और यह कहानी सुनने के बाद जो है अंदर से आदमी को झकझोर देता है कि दहेज जो काफ़ी वर्षों से, काफ़ी पीढ़ियों से चला आ रहा है, और आज भी जो है इस दहेज नाम का राक्षस हम लोगों के समाज के बीच कहीं ना कहीं है, और कहीं ना कहीं ऐसी ही आयशा बानो की जैसी बहुत सारी बेटियां इस दहेज राक्षस की बलि चढ़ रही है। कल आज की कहानी यही थी कि एक आयशा बानो जो
जिसने अब उस वीडियो में जो यह बात बताया कि वह भगवान अपने अल्लाह से यही दुआ मांगती है कि वो उसको दोबारा इंसानों के बीच में ना भेजे, उन इंसानों का चेहरा कभी ना उसको दिखाए। कल हम लोग ऐसी किसी कहानी के साथ मिलेंगे जिससे समाज का सच्चाई पता चले, जिससे कुछ सीख मिले। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।